हाँ, हम लोग अब पेपर 30 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उसके पहले आप आंसर को मैच कर लीजिए। चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। आंसर मैच करने के बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन कर। चलिए, पहला सेक्शन सेंटेंस अरेंजमेंट का था। अब आपका लिखा हुआ है कि डी नंबर तो आपका फर्स्ट चला ही जाएगा। ग्रीड फॉर मनी इज ए ग्लोबल फिनोमेनन, इट हैज स्प्रेड नो कंट्री, इट हैज स्पेयर्ड नो कंट्री। जो पैसे के लिए जो लालच है उसने किसी भी देश को नहीं छोड़ा है, ग्लोबल है, ये पूरी दुनिया में है। यहां पे देखो, द आंसर सीम्स टू बी आंसर, तो इसके पहले क्वेश्चन भी होना चाहिए। और अगर आप क्वेश्चन देखो तो तुम्हारे पास दो क्वेश्चन है, एक यहां और एक यहां। अब एक चीज क्लियर है कि तुम्हारे एफ के पहले ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। अब उस क्वेश्चन का सी और ई का सीक्वेंस क्या होगा, ई सी या सी ई? जरा देखो, बट लगा हुआ है। बट लगाने का मतलब कि इसका अपोजिट थॉट। बट व्हाई शुड ग्रीड बी देयर इन सच कंट्रीज वेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ, लेकिन लालच वैसे देशों में क्यों मिलता है जहां पे बहुत सारे धनी लोग हैं और बहुत कम गरीब लोग हैं? बट बोलने का मतलब, तुम्हारा ए नंबर देखो तो कोई आदमी समझ सकता है कि गरीब देशों में ग्रीड होता है, लालच होता है, क्योंकि वहां गरीबी है। लेकिन वैसे देशों में तो ए के साथ तो ई आएगा ना, ठीक है? और तुम सी को देखो, क्या इसका अर्थ यह है कि पैसे का लालच डर्थ मतलब कमी होता है, कमी या प्रचुरता से उसको कोई लेना देना नहीं है? तो तुम्हारा इस क्वेश्चन के पहले तो ऐसे ही आना है, ए ई सी एफ, ठीक। और अब बाकी बचा बी नंबर, और वो तो कंक्लूजन है सारे थॉट का। इसका अर्थ यह है कि लालच भीतर से आता है, बाहर की स्थिति से नहीं आता। ये सारी चीजों का जवाब दे रहा है। सो डी ए ई सी एफ बी, ये सेंटेंस अरेंजमेंट आसान था। अब डबल फिगर को देखो, ड्रॉइंग अटेंशन टू द पिटफॉल्स ऑफ, ये अटेंशन ड्रॉ करते हुए इस चीज का पिटफॉल मैं अभी छोड़ देता हूं, डैश सोलली ऑन यूरेनियम। अब जब यूरेनियम के पहले ऑन लगा है तो एक चीज क्लियर है कि यूजिंग नहीं होगा। यूजिंग ऑन यूरेनियम, यूजिंग यूरेनियम होता, आप ऑन नहीं लगाते। डिपेंडिंग ऑन यूरेनियम एकदम सही है, रिलाइंग ऑन यूरेनियम एकदम सही है, बिलीविंग वैसे भी नहीं जाना है, रेकन विश्वास करना होता है। तो ये दोनों डिपेंडिंग और रिलाइंग दोनों आपका मीनिंग चला जाएगा। यूरेनियम विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा, एंड दस रिसर्च ऑन थोरियम एज इट्स अल्टरनेटिव ना, सब्स्टिट्यूट हो सकता था, अल्टरनेटिव हो सकता था, लेकिन यूजिंग नहीं हो सकता है, इसलिए सब्स्टिट्यूट नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इलिमिनेशन हमेशा बनाना चाहिए। इन एन एफर्ट टू प्रोवाइड डैश फॉर हायर एजुकेशन टू ऑल, तो चांसेज हो सकता, बेस्ट तो वर्ड अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। Most of the universities have been providing education without adequate infrastructure. अधिकतर यूनिवर्सिटी बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के पढ़ा रहे हैं। Thus churning out means producing dash graduates every year. कैसा ग्रेजुएट? कैपेबल, प्लेटफॉर्म का कैपेबल चला जाएगा, क्योंकि निगेटिव वर्ड चाहिए ना, तो एलिजिबल नहीं जाएगा। फ्रेश ग्रेजुएट से कोई मतलब नहीं बनता।
अब अनएम्प्लॉयबल और इनकम्पिटेंट अक्षम लोगों को हम पैदा कर रहे हैं, अक्षम ग्रेजुएट्स को। अब आपका यहां पे अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन ना, पॉलिसी फॉर हायर एजुकेशन तो जाएगा नहीं। नेक्स्ट, आगे, द मूव विल अलाउ डंपिंग ऑफ मरकरी। डंपिंग मतलब होता है किसी जगह जमा करना। डैश एंड आउटक्राई फ्रॉम रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया। एरिया के रेजिडेंट्स ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हु डैश दैट हाई लेवल ऑफ मर्करी विल अफेक्ट देयर हेल्थ, कि अगर मर्करी बहुत हाई लेवल पे होगा तो उनके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बिलीव अच्छी चीजों के लिए ना, इसमें तो बस डर ही होगा ना। एक्सेप्ट, डिटरमाइंड, इंसिस्ट, ये सब पॉजिटिव चीजों के लिए होता है। बिलीव कभी निगेटिव सेंस के लिए नहीं इस्तेमाल करते। सो प्रोवोक का भड़काना के अलावे कोई रिएक्शन पैदा करना भी मीनिंग होता है। प्रोवोक का एक मीनिंग होता है रिएक्शन पैदा करना किसी खास तरह का। आगे देखो, when stress dash a healthy competition, it can actually be a dash thing. अब गुड थिंग, पॉजिटिव थिंग, मार्वेलस, अनडिजायरेबल, जब तनाव हेल्दी कंपटीशन को ये करता है तो ये एक ऐसी चीज हो सकती है। तो नेचुरली कुछ पॉजिटिव बोलना पड़ेगा ना, कि जब स्ट्रेस हेल्दी कंपटीशन को पैदा करता है, क्रिएट करता है, तो ये एक गुड थिंग है। तो आप जरा देखो तो, डिफ्यूज का मतलब बिखराना, कन्वर्ट होगा नहीं। सबड्यू का मतलब दबाना, मार मतलब डिस्टर्ब करना। जब स्ट्रेस, थोड़े बहुत तनाव से हेल्दी कंपटीशन पैदा होता है तो ये एक अच्छी चीज होती है। नेक्स्ट, हिज इंटेलिजेंस डैश इन अ बेटर वे। उसका इंटेलिजेंस अच्छे तरीके से काम करता है। व्हेन ही इज डैश विथ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जब वो किसी समस्या वाली स्थिति में पड़ता है तब। व्हेन ही इज सफर्ड विथ, व्हेन ही इज वल्नरेबल विथ, वल्नरेबल टू होता है, ठीक है। व्हेन ही इज फेस्ड विथ इज इक्वल टू, फेस्ड विथ का मतलब होता है फेस। या तो ऐसे लिखो, मतलब मैं बोल रहा हूं कि आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स, या आई एम फेस्ड विथ प्रॉब्लम्स, दोनों सही है। लेकिन क्या यहां प्रूफ जाएगा? हिज इंटेलिजेंस प्रूव्स इन अ बेटर वे, उसका इंटेलिजेंस साबित करता है, ये वर्ड कैंसिल हो जाएगा। अब जरा, इंटेलिजेंस डीजेनरेट, खराब होता है बेटर वे में, क्या मतलब बनता है? उसका इंटेलिजेंस सबसे अच्छा काम करता है जब उसके सामने में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आता है। सेकेंड फिलर में फेस्ड विथ एंड कन्फ्रंट दोनों हो सकता है, लेकिन प्रूफ्स नहीं होता तो वर्क्स। अभी 3-4 तुम्हारे पास कॉमन एरर। देखो, कॉमन एरर का एक थ्योरी ये है कि अगर कभी मोर और देन लगा हुआ है और मोर के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो इसका मतलब यह है कि मोर और देन दो प्रीपोजिशनल फ्रेजेज को जोड़ रहे हैं, और तब देन के बाद भी प्रीपोजिशन वही वाला आना जरूरी पड़ जाता है। क्योंकि तुलना हमेशा इक्वल चीजों में होता है, इक्वल चीजों में। तो अगर वो मोर के बाद प्रीपोजिशन और उसके साथ वर्ड डाला हुआ है तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया, तो देन के साथ भी प्रीपोजिशन फ्रेज होना चाहिए। तुम ध्यान देना कि मोर को उठा के हम यहां भी रख सकते थे, बट सेंटेंस को वो मीनिंगलेस कर देगा, सेंटेंस को मीनिंगलेस कर देगा। नेक्स्ट,
दैट कंजंक्शन हो गया, दैट के बाद इन्वॉल्वमेंट सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा वो हैज हो जाएगा, या हैड भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, बट हैव तो नहीं होगा। यहां पे दो रूल है, एक तो डबल निगेटिव इस्तेमाल नहीं होता, पहली चीज, दूसरा कि नो को कभी कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करते। सो इसके जगह पे होगा डिड नॉट नो एनीथिंग। डिड नॉट नो एनीथिंग हो जाएगा। एबिलिटी किसी काम को करने का, और आप अगर देखो एबिलिटी ऑफ मोटिवेशन ऑफ पीपल, सर एबिलिटी टू मोटिवेट पीपल, ऐसे होना चाहिए था। एबिलिटी ऑफ मोटिवेशन ऑफ पीपल का कोई मतलब, वो मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, फिर से वो वाला क्वेश्चन, इधर सिनोनिम और एंटोनिम, और इस बार आप ध्यान दीजिए कि डोरमेंट और एक्टिव एक दूसरे का एंटोनिम है, क्योंकि इनकंसिक्वेंशियल का मतलब होता है महत्वहीन, और एंटिक्वेटेड का मतलब होता है पुराना, ये निष्क्रिय और ये सक्रिय। सो ए और बी जाएगा, आपका आंसर यहां आया। ये दोनों सिनोनिम है, और इन दोनों का मतलब होता है इल, बीमार। अब आपका क्लोज टेस्ट, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग ने परमिशन मांगा है टू डैश अ डॉपलर वेदर रडार सिस्टम। अब पूरा रडार सिस्टम को तो क्या करेगा, इंस्टॉल ही करेगा ना, लॉन्च करेगा। यहां पे जगह खोज रहा है वो, ध्यान रखिएगा जगह कैसा होना चाहिए आगे लिखा हुआ है, तो लॉन्च करने के लिए नहीं। अब हमको नहीं पता है कि रडार सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा, रडार सिस्टम को इंस्टॉल करना है, रॉकेट आदि लॉन्च करना है, रडार कहीं लगाया ही जाता है, रडार आकाश में नहीं उड़ता। सो इंस्टॉल करना है उसे, एक डॉपलर वेदर रडार सिस्टम यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। द गवर्नमेंट हैड डैश द इक्विपमेंट इन द वेक ऑफ 26/7, 26/7 का जो घटना हुई थी उसके उसके इन द वेक ऑफ का मतलब उसको देखते हुए, उस परिस्थिति में गवर्नमेंट ने इक्विपमेंट क्या कर दिया था, दो चीज, सैंक्शन और ग्रांट। ग्रांट परमिशन आदि के लिए होता है, ग्रांट लोन्स के लिए होता है। इक्विपमेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड, इक्विपमेंट कैन बी सैंक्शन, आवंटन किया जाएगा। इसलिए इतना पैसा या इतना किलो राशन सैंक्शन होगा, ग्रांट नहीं होगा। अगर राशन दिया जा रहा है तो इट इज बीइंग सैंक्शनड, चीजों को सैंक्शन किया जाता है। मनी, परमिशन आदि को ग्रांट किया जाएगा, मनी को सैंक्शन भी किया जाता है, बट अगर चीजें हो तो दैट विल बी सैंक्शन। गवर्नमेंट ने इस इक्विपमेंट को सैंक्शन कर दिया है, एंड डैश टू फाइंड अ सुटेबल लोकेशन। यहां पे एक क्वेश्चन में हो सकता है कि मिस माइंडेडनेस के चलते ट्राई टू फाइंड आपने कर लिया है। अगर आपने ट्राई टू फाइंड किया है तो वो बस इतने दूर को आपने देखा, आगे आपने नहीं ध्यान दिया कि यहां पे एक वर्ब लगा हुआ है, और ये वर्ब प्लुरल में है, तो इसका सब्जेक्ट भी चाहिए होगा, और वो सब्जेक्ट प्लुरल में होना चाहिए। और ये देख लो कि इसके पहले, एंड के पहले और कोई नहीं है कि जिसको हम सब्जेक्ट बना सकें उस हैव बीन का। सो एफर्ट्स टू फाइंड अ सुटेबल लोकेशन, एक सुटेबल लोकेशन को खोजने का एफर्ट हैव बीन ऑन जारी है, तो वो तो 20 नंबर तो एकदम सीधा सीधा क्लियर ना, सिंस देन, तब से,
जब से गवर्नमेंट ने इक्विपमेंट को सैंक्शन किया है तब से सुटेबल लोकेशन। द की फैक्टर इज दैट द रडार एंटीना इज टू बी इंस्टॉल, देखो यहां पर लगा हुआ कि रडार के एंटीना को इंस्टॉल किया जाएगा इन एन डैश एरिया ऑफ अ फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स, इन अ डैश एरिया। कैसा एरिया? ऑक्युपाइड इन अच्छा ये सेपरेबल और इनसेपरेबल तो नहीं जाएगा। अब आपका कोई ऐसा जगह, खाली जगह ना, खाली जगह का एरिया। अब आपके जरा वो देखिएगा कि इनकम्बर्ड और अनपजेस्ड, अनपजेस्ड का मतलब जिस पे किसी का अधिकार नहीं है। भाई गवर्नमेंट का जो अधिकार है ना, पजेस्ड एरिया नहीं होता। इनकम्बर्ड मतलब जहां पे बहुत चीजों का प्रेशर हो। ये दोनों बहुत क्लोज हैं, पजेशन किसी ना किसी का है, वहां पे लगाया जाएगा, ठीक है। अनपजेस्ड एरियाज नहीं होते, खाली जगह, एम्प्टी, वैकेंट, उस तरह का। और वो मीनिंग में अनइनकम्बर्ड एरियाज फार फ्रॉम द हाई राइज, जो समुद्र से के तट से बहुत दूर हो। डैश एट एन एल्टीट्यूड, जो किसी ऊंचाई पे स्थित हो, और वो तो प्रेफरेबली ये होगा कि वो एक ऊंचाई पे स्थित हो। द रडार वुड ऑल्सो नीड टू बी डैश नियर द कोस्ट, रडार को समुद्र तट के नियर भी होना चाहिए। तो अब जरा देखो तो कि लोकेटेड के अलावे और कौन सा? इंस्टॉल नहीं, इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल मतलब होता है किसी प्रक्रिया को रोक देना, और इरेक्टेड मतलब होता है निर्माण करना। यहां पे इंस्टॉल डाला हुआ है। रडार शुड बी लोकेटेड नियर द कोस्ट एज इट वुड बी यूज्ड टू डैश हाई इंटेंसिटी स्टॉर्म। उनको पता करने में ये मदद करेगा, उनको खोजने में। और वो डिटेक्ट ही होगा ना। एग्जामिन हम साइक्लोन का और स्टॉर्म का रडार से हम पता करते हैं, एग्जामिन नहीं करते। पता लगाएंगे कि तूफान कब आने वाला है। और बाकी तो वर्ड जाएगा नहीं। अगर आप एग्जामिन करोगे तो इवेल्युएट भी कर सकते हो। क्लोसिस में थोड़े प्रेशर थे, आपने कितने सही बनाए ये मेरे को बताएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि क्लोसिस में कुछ जगह पे बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए हुए थे। बताइएगा जरूर कि कितना आपका सही रहा था। शिव दिन, थैंक यू सबको।